देखिए, जो हो रहा है, जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये कोई नया नहीं है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे ही बताना चाहती हूँ कि सीए हमारे देश में क्यों लाया गया था। इसीलिए ही लाया गया था, इसीलिए ही इंट्रोड्यूस किया गया था कि हमारे पड़ोसी राज्य में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है और भारत माता उनके लिए एक सुरक्षित घर बनने की क्षमता रखती थी। और अब तक इतने सारे लोग थे जो अपने देशों से भागकर आते थे, बेघर होते थे और उनके पास जाने की कोई जगह नहीं होती थी। तो ये कोई नई बात नहीं है। और आज जो लोग ये कहना चाहते हैं कि अरे सब जगह सुरक्षित है, तो मैं उनको याद दिला दूं कि जितने सारी माइनॉरिटीज हर पड़ोसी देश से हमारे देश में आई है, वो इसीलिए ही आए हैं क्योंकि वो प्रताड़ित रह गए हैं। आप ये देखिए, जिस समय आजादी मिली थी हमारे देश को, उस समय पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 25% थी, आज 1% है। बांग्लादेश में 30 थी, आज वहां 7% बचे नहीं है। और पिछले 2.5 महीने में 2000 से ज्यादा अटैक्स किए गए हैं मंदिरों पर, हमारे देवी देवताओं के ऊपर, हिंदू लीडर्स के ऊपर, और तो और जो हिंदू धर्म को केवल प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों के ऊपर भी। तो क्यों ना आवाज उठाई जाए, मुझे ये बताइए। हमारे प्रधानमंत्री ने जिस दिन हमारा स्वतंत्रता दिवस था, उस दिन लाल किले से कहा था ये जो बांग्लादेश में हो रहा है ये बहुत ही दुखद है और हमें उनके साथ खड़ा रहना होगा हर दिन। यही बात अब डोनाल्ड ट्रंप ने कही है और इसका नतीजा हम देख रहे हैं कि जितने ये लेफ्ट लिबरल्स हैं इनको परेशानी हो रही है। इनको ये बोलने में क्यों परेशानी है कि हिंदू सुरक्षित नहीं है इन पड़ोसी देशों में? बोल दीजिए ना, आपकी आंखों के सामने जब प्रूफ भी है। ये यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने तक बोला है। तो ऐसा नहीं है कि ये बोलने वाले केवल भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले लोग हैं। ये देश के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से हर किस्म की आवाज आ रही है। इसको एक्नॉलेज करना होगा, एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसमें एकजुटता दिखानी जरूरी है। दानिश कुरैशी, समस्या क्या है? गाजा और लेबनान में जब हमला होता है तो भारत में भी उसको लेकर एक दुख व्यक्त किया जाता है, रैलियां निकलती हैं। खुद भारत सरकार भी जो है फिलिस्तीन को लेकर मदद पहुंचा रही है और कह रही है कि शांति होनी चाहिए। तो अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है तो फिर उस पर चुप्पी क्यों? उस पर क्यों नहीं एकजुट होकर सबके सब बोलते हैं? इस मामले पर दही क्यों जमा लेते हैं मुंह में? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। दरअसल दिक्कत क्या है कि जब यूनुस जैसी सरकारें, जब मोदी जैसी सरकारें अल्पसंख्यकों पर जुल्म और ज्यादती पर आमादा हो जाती हैं, तभी इसी तरीके की परिस्थितियों का निर्माण होता है। आप याद रखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मोदी राज के अंदर में जितनी जुल्म और ज्यादती मुसलमानों पे खुलेआम सरेआम हो रही है, गलत फहमी है आपको। कहीं नहीं हो रही है, कहीं पे भी नहीं हो रही है, कहीं पे भी नहीं हो रही है। आप दो कोई बताइए कि हो रही है। तो पड़ोसी देशों से यहाँ आने के लिए आप लोग चक्रे नहीं कर रहे। यही तो दिक्कत है। और कहाँ हो रही है भाई? कहाँ हो रही है? आप कोई 2 उदाहरण दीजिए, कोई 2 उदाहरण दीजिए। बिल्कुल झूठ बोलते हैं आप। दानिश कुरैशी जी, झूठ बोलते हैं आप। बात करिए, फैक्ट्स के साथ यहाँ पर बात करिए। दानिश कुरैशी जी, यहाँ इस डिबेट में नफरत फैलाने का काम मत करिए। यहाँ पर एजेंडा नहीं चलेगा कोई। सुन लीजिए पहले मेरी बात। अगर आप, सबसे बड़ी बात है पूरे विश्व में अगर मुस्लिम सुरक्षित है तो केवल भारतवर्ष में। मुस्लिम सऊदी में नहीं सुरक्षित है, दुबई में नहीं सुरक्षित है, कहीं पे भी सुरक्षित। अगर सुरक्षा है तो यहाँ पे है। और सबसे बड़ी बात, हम तो मोदी जी से कहना चाहते हैं कि, और यहाँ की न्यायपालिका से, कि आप ये बताइए कि अल्पसंख्यक की मापदंड क्या है? कितने % आदमी अल्पसंख्यक होता है? अल्पसंख्यक अब मुस्लिम नहीं है, अल्पसंख्यक केवल सिख है और जैन है। अल्पसंख्यक मुस्लिम है ही नहीं। एक वो होती है कानून में अल्पसंख्यक की क्या परिभाषा है? अल्पसंख्यक 5% से ऊपर हो जाता है वो अल्पसंख्यक नहीं होता, बहुसंख्यक हो जाता है। और ये परसेंटेज तो स्वामी जी बड़ा है, बल्कि बहुत सही बात करिए आप। बिल्कुल। और बाकी देशों में अगर देखें, पाकिस्तान की बात कर लीजिए, 1% हो गई हिंदुओं की आबादी। बांग्लादेश की बात करिए, 7% हो चुकी है, वहां भी वो अल्पसंख्यक हो चुका है ना। आप यहाँ पर तो सारी सरकारी सुविधाएं मिलती है। 20% के लगभग मुसलमान अल्पसंख्यक कहाँ हुआ? मुमताज आलम रिजवी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी। देखिए, हम अल्पसंख्यक कैसे, मैं बताता हूँ। मोदी जी की सरकार बनती है, 72 मंत्री बनाए जाते हैं, लेकिन उसमें हम नहीं है। ठीक है, हम कहीं कहीं नहीं दे रहा है।
सब हो रहे नंबर 1, नंबर 2 आपके बताने से नहीं होता। मोदी जी की सरकार अल्पसंख्यक नहीं है, 40 भाजपा 20% आदमी होगा वो अल्पसंख्यक कैसे हो जाएगा? मुझे लगता है आप बताइए, जो जिसकी आबादी 20% है वो अल्पसंख्यक कहाँ से हो जाएगा? अब तो यही मुद्दा उठना है। मुमताज आलम रिजवी, मुमताज आलम रिजवी सुनिए, अल्पसंख्यक नहीं है, आप ध्यान से देखिए। सुनिए मुमताज आलम रिजवी, यहाँ पर हम टॉपिक डिटेल नहीं करेंगे, नहीं, हम बांग्लादेश की बात कर। स्वामी जी एक तरफ देखिए, बांग्लादेश में जो लगातार बेलगाम स्थिति हो, नहीं मुमताज आलम रिजवी, स्वामी जी एक सेकंड, बांग्लादेश सरकार मुर्दाबाद, अल्पसंख्यक एकता जिंदाबाद। ये गलत कर रहे हैं, ये नफरत मत फैलाइए प्रभु यहाँ पर, नहीं आप नफरत मत फैलाइए मुमताज आलम रिजवी जी, नहीं, ये एजेंडा नहीं चलेगा यहाँ पर, नो एजेंडा, ये एजेंडा आपके यहाँ नहीं चलने दूंगी मैं, किसी भी कीमत पर नहीं। देखिए संयुक्त राष्ट्र की जब बात करते हैं चारुप्रज्ञा जी, चारुप्रज्ञा बोलेंगे अभी, मुमताज आलम रिजवी आप टॉपिक को डिरेल कर रहे हैं, आप डिरेल करने का काम मत करिए, नहीं आप पटरी से यहाँ पर टॉपिक को डिरेल मत करिए, नहीं आप मुद्दे पर रहिए, बात बांग्लादेश की हो रही है। बात कहने से नहीं बनता है, स्वामी जी करते क्या है उसके बारे में? एक सेकंड, मैं मुद्दे पर मेरा एक सवाल सुन लीजिए, चारुप्रज्ञा, बाबरी मस्जिद गिर गई, आपको दिक्कत यही है, इतनी नफरत, तू मैं आपके डिबेट को समझ जाएगा, मैं यहाँ कुछ कहना चाह रही हूँ। आवाज गिरानी पड़ेगी, पब्लिक नहीं है, आवाज डाउन करवानी कहाँ जाता है? पड़ेगी, मुझे आवाज बाबरी मस्जिद को अल्पसंख्यक से कैसे जोड़ रहे हैं आप? स्वामी जी एक सेकंड, चारुप्रज्ञा जी सीधा सवाल ये है, सीधा सवाल ये है, हम जब यूएन की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र की जब बात करते हैं चारुप्रज्ञा जी, तो वहां पर गाजा हो, लेबनान हो, फिलिस्तीन हो, हमला होता है तो शांति की बात होती है, रोज डिबेट होने लगती है शांति की बात, लेकिन जब बांग्लादेश में हो रहा है इसको लेकर कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा है? ये विषय क्या समझ ही नहीं आ रहा किसी को? इस पर शांति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, और मुझे खुशी है प्रियंका जी आप इस बात को उठा रही है। देखिए जो आज अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं हमारे देश में मत ही करिए, क्योंकि यहाँ पर अब सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। बांग्लादेश की तुलना भारत से करना बिल्कुल अनफेयर होगा, और इस समय तो खासकर जहां पर हर एक हिंदू को आज सड़क पर उतरना पड़ रहा है केवल अपनी जान बचाने के लिए। क्या आप ऐसी स्थिति इंडिया में इमेजिन कर सकते हैं किसी भी माइनॉरिटी रिलीजन के लिए? बिल्कुल भी नहीं। आज हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी बनती है कि हम एक बड़े भाई की तरह, भारत माता की तरह खड़े रहे बांग्लादेश के हर एक हिंदू के साथ। देखिए वर्ल्ड लीडर्स अब बोलना शुरू कर चुके हैं। मोदी जी से इस बात की शुरुआत हुई थी, अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, तुलसी गबार्ड ने बोला है, एक एक करके जो कॉन्शियस लोग हैं जिनकी मोरालिटी अभी तक मरी नहीं है, जो सेलेक्टिव नहीं है अपने आउटरीच में, उन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। आज बांग्लादेश की स्थिति इस सरकार के अंदर हर माइनॉरिटी के लिए बहुत ज्यादा खराब है, वो चाहे हिंदूज भी हो या जैन हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो, और इन सब के लिए हमारे देश ने अब से कितने साल पहले, 5 साल पहले सीएए को इंट्रोड्यूस किया था। अब समझ में आ रहा है कि इन सारे विपक्षियों को सीएए की जरूरत क्यों थी? इस वजह से सीएए की जरूरत थी, और इस बात को हमको याद रखना चाहिए। दूसरी बात ऐसी है, आप भारत में अगर इतने असुरक्षित होते तो मुझे बताइए आपकी आबादी 5 गुना बढ़ गई होती क्या? चुनाव तो आप भी लड़ते हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप नैरेटिव क्या सेट करते हैं। जनता आपको सपोर्ट करना चाहती है, वोट देना चाहती है, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं दानिश कुरैशी जी, आपकी बात पे मुस्कुरा रहे हैं जी। नहीं, वो इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आप खड़े होइए ना चुनाव के लिए, आप इतनी दमदार बातें टीवी पर डायलॉग मारते खड़े होइए, देशभक्ति की बातें करिए। नहीं, आप मुस्कुराने पे भी पाबंदी लगा देंगी। अरे दानिश कुरैशी जी, आप यहाँ चुटकुला थोड़ी सुना रहे हैं, यहाँ चुटकुला थोड़ी सुना रहे हैं, यहाँ इतने गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे यहाँ पर कोई मूवी देख रहे हैं, चुटकुला सुन रहे हैं। अरे आप सोचिए, नरसंहार, जेनोसाइड, इस शब्द समझिए, बहस हो रही है तो मुस्कुराने वाला क्या? अरे नरसंहार हो रहा है।